इस टॉपिक से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल वीडियो के अंत में दिया हुआ है, उसको ज़रूर बनाइए और आंसर कमेंट में लिखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु प्रणव नारायण और आज हम लोग आगे का बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जाने थे और हम लोग ये जाने थे कि वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है ना। और वो कैसे बढ़ता है, तो वो कुछ इस तरीक़ा से बढ़ता है कि एक एक्सिस पे अगर आप वेपर प्रेशर ले लें और एक एक्सिस पे आप टेम्परेचर ले लें तो वेपर प्रेशर नॉन लीनियर वे में बढ़ता है। समझे ही नहीं? तो इस तरीक़ा से हम लोग ये किए और भी कई एक सारा बात हम लोग वेपर प्रेशर को लेकर के किए थे। उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, है ना। ये चाहिए आपका, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आइए एक क्वेश्चन लें। ये कह रहा है क्या कि द फॉलोइंग डायग्राम shows a close-up view of a part of the vapor pressure curve for a pure solvent and a solution of non-volatile solute. Which curve represent pure solvent and which the solution? ठीक है, यहाँ पे एक कर्व हम लोग को दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। इस पर प्रेशर लिया हुआ है mmHg में और इस पर टेम्परेचर लिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में और ये कर्व आपका दिया हुआ है, ये कर्व आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है क्या, ये जो कर्व है इस कर्व में कौन सा कर्व प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये बताना है ही नहीं। तो क्या इस ग्राफ में देख रहे हैं कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, मान लीजिए इसी टेम्परेचर बात करें तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। और हम लोग क्या पढ़े थे कि जब किसी भी प्योर लिक्विड में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसका वेपर प्रेशर कम है, यानी निश्चित रूप से ये प्योर लिक्विड है और ये सॉल्यूशन है ना। यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये कर्व सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो कर्व है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत? ये चीज आपका आगे बात करते हैं। हम लोग रॉल्ड्स लॉ पढ़े थे। कब पढ़े थे रॉल्ड्स लॉ? जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाए प्योर लिक्विड में या वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या पढ़े थे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसको कई एक सारे रूप में और हम लोग बांट के देखे थे, उससे कई एक सारा फॉर्मूला हम लोग को निकल के आया था। उस सारा फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप उस सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और उसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताएंगे, है ना। और जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत रहे आप बताएं कमेंट में लिख के, वो आपको अगले वीडियो में उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये चीज आपका, आइए हम लोग बात वहीं से शुरू करें। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इसी को हम लोग लिख रहे थे डेल्टा पी बाई पी नॉट बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसी को हम लिखे थे डेल्टा पी को और क्या लिख रहे थे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको कई एक और रूप में हम लोग बांटे थे, देखे थे हम लोग, है कि नहीं। तो आगे देखेंगे। अब इस चीज को यहां से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी, इसको इधर लेते जाएं तो डेल्टा पी है ना बराबर पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का या सॉल्वेंट का है, और आपको बार बार कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर किसी दिए हुए टेम्परेचर पे फिक्स होता है, यानी ये एक तरह का कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर पी नॉट, और पी नॉट क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, ठीक है। यानी क्या, ये जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, यानी डेल्टा P1 बदल करके डेल्टा P2 हो सकता है। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पहला केस में ये बदल के ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट ये अलग कुछ हो सकता है, लेकिन ये रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और जब इसको थोड़ा हम लोग चेंज कर दें तो इसको यहां लेते आते हैं और इसको यहां लेते आते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूट सेकेंड केस में, और ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट फर्स्ट केस में बराबर होगा डेल्टा P2 बाई डेल्टा P1 है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको उलट दें, इसको भी उलट दें, है। तो आप क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का फर्स्ट केस में बाई मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सेकेंड केस में बराबर डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2, जैसे लिखें आप। इस पर भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज आपका। अब यहां से इस फॉर्मूला से आप देखें क्या कहे कि ये तो कांस्टेंट ही है किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, तो इसमें ये बदल रहा है, ये बदलेगा, तो क्या होगा, किसी दिए हुए सॉल्यूशन में किसी दिए हुए टेम्परेचर पे आप उसमें जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जाइएगा तो वेपर प्रेशर का उतना ही ज्यादा लोअरिंग होते चल जाएगा। सही नहीं, कोई आप सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं और उस बना बनाया सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट का मात्रा बाहर से आप बढ़ाते चल जाइए। सॉल्यूट का मात्रा बढ़ा रहे हैं मतलब क्या, सॉल्यूट का उसमें मोल बढ़ा रहे हैं, और सॉल्यूट का मोल बढ़ा रहे हैं मतलब क्या, सॉल्यूट का उसमें मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, और जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाते चल जाइएगा तो वेपर प्रेशर का जो लोअरिंग है उतना ही ज्यादा होते चल जाएगा। तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग देखें। तो ये था आपका रॉल्स लॉ। अब हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ेंगे कब, जब सॉल्यूशन का दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो। जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हो उस केस में रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए ये एक सॉल्यूशन है और ये दो लोगों से मिलके बना हुआ है, ये दो लोगों से मिलकर के बना हुआ है। दो लोग मान लेते हैं कि ए एंड बी। ए को हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्वेंट है और बी को हम लोग मान लेते हैं
की सॉल्यूट है। और इस बार क्या है, दोनों वोलाटाइल है। ए भी वेपर में बदल सकता है, बी भी वेपर में बदल सकता है, दोनों वोलाटाइल है। तो दोनों वोलाटाइल है तो दोनों वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ए भी वेपर में बदलेगा और बी भी वेपर में बदलेगा, है ना। तो वेपर को हम लोग कह रहे हैं क्या कि कुछ गैस के ऐसा मानिए, यानी ये जो है वेपर, इसमें दो लोगों का मिक्सचर है। ए का भी मिक्सचर है, मतलब ए भी है और बी भी है। तो अब डाल्टन्स नियम के हिसाब से क्या कहते हैं कि अब टोटल प्रेशर कितना होगा, तो ए भी प्रेशर लगाएगा और बी भी प्रेशर लगाएगा। यानी जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर वो ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर, जिसको ऐसे लिखेंगे है ये, और प्लस बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर, जिसको ऐसे लिखेंगे। यानी टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकालने का तरीका रॉल्ड्स नामक साइंटिस्ट बताए, फिर रॉल्ड्स साहब भी बताए कि ए की वजह से पार्शियल प्रेशर कितना लगेगा, तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ठीक है, और बी की वजह से पार्शियल प्रेशर कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी, है ना। जहां एक्स ए क्या है, एक्स ए है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, ए का। कहा, इन सॉल्यूशन या इन लिक्विड, यानी लिक्विड फेज में। उसी तरह से एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड, माने सॉल्यूशन में, ठीक है। और पी नॉट ए क्या है भैया, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर है, प्योर ए का, शुद्ध ए का वेपर प्रेशर है। और पी नॉट बी क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये शुद्ध बी का वेपर प्रेशर है, जो प्रयोग करके निकालेगा। और वो आपको क्वेश्चन में ये चीज आपका दिया हुआ रहेगा, है ना। तो अब टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर बराबर क्या लिखे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर समझते हैं ना, किसी अकेले के द्वारा लगाया गया प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब ए, सिर्फ ए कितना प्रेशर लगाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब सिर्फ बी कितना प्रेशर लगाएगा। और तब जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम होगा, ठीक है। तब टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिख सकते हैं एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो ये आपका टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हो गया, सही नहीं। इस तरीका से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपका है। अब बात को हम लोग आगे बढ़ाएं, है नहीं, ये चीज आपका है। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। खैर चलिए, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ए का, और ये पार्शियल प्रेशर बी का हो गया। अब पार्शियल प्रेशर ए का कितना लिख सकते हैं,
तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए या पी नॉट ए इंटू एक्स ए लिख सकते हैं। एक तरह से बी का भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये किस तरह का इक्वेशन है, तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और आप लोग जानते हैं कि ये जो है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन पर अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पे यहाँ क्या रख दें, 0 रख दें। मैथ हम लोग को अधिकार देता है कि किसी इक्वेशन में हम लोग 0 जोड़ सकते हैं। और अब यहाँ y एक्सिस पे किसको रखना है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर A का, और x एक्सिस पे किसको रखना है, मोल फ्रैक्शन A का। C कट बताता है, इंटरसेप्ट बताता है y एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट कहाँ है, 0 पर है। यानी ग्राफ कहां से चलेगा, ओरिजिन से चलना है। कहां ओरिजिन है, यहां ओरिजिन है। m स्लोप बताता है ना। तो स्लोप कैसा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसे हवाई जहाज उड़ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, टेक ऑफ कर रहा है ही नहीं ये। और निगेटिव स्लोप मतलब हवाई जहाज लैंडिंग कर रहा है, तो ये निगेटिव स्लोप। तो ये स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर, तो ये आपका ऊपर की ओर। और स्लोप बताने का काम करता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना है, पी नॉट ए। ठीक है। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर से जाने में मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन जब इतना तो पार्शियल प्रेशर इतना, मोल फ्रैक्शन इतना तो पार्शियल प्रेशर इतना, मोल फ्रैक्शन और ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर और ज्यादा। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता चला चल जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा रिलेशन है। तो अगर सॉल्यूशन में A का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला चल जाएगा तो A के वजह से लगने वाला प्रेशर यानी ये वैल्यू बढ़ता चला चल जाएगा। और उसी तरह से सॉल्यूशन में अगर B का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला चल जाएगा तो B के वजह से लगने वाला जो प्रेशर है यानी B का पार्शियल प्रेशर वो बढ़ता चला चल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बताता है। अगला बात, हम ये तो जनरल फॉर्म हो गया रॉल्स लॉ का, कब, जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है तब। अब इस फॉर्म का यूज करके हम लोग वहां तक भी पहुंच सकते हैं। वहां तक मतलब कहां तक, जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो वहां तक, उस फॉर्म में भी इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। यही नहीं, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लिया जाए, अब हम लोग मान लेते हैं इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस फॉर्म को मॉडिफाई कर रहे हैं किस फॉर्म में, जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो तब। तो अब हम मान लें कि B जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। B नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और B जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वो वेपर में तो बदलेगा नहीं, तो वेपर में बदलेगा नहीं तो ये B की वजह से वेपर प्रेशर लगेगा नहीं, तो ये चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा, है ना। तब PT इज इक्वल टू आपका हो गया XA इंटू पी नॉट ए, और ये बराबर हो गया किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो रॉल्स लॉ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कब, जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घुला हुआ रहे, तो रॉल्स लॉ को भी आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का
सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। जब बी सॉल्यूट है तो ऑब्वियस है कि ये सॉल्वेंट होगा। चलिए इसमें अब हम लोग मॉडिफाई करें तो ये P टोटल बराबर XA है ना इंटू P0 A। तो इसको इधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा आपका ये P0 A। कोई दिक्कत? और अब एक से घटाते हैं तो 1 माइनस P जो कि टोटल प्रेशर है ना बाई P0 A बराबर ये 1 माइनस XA है ना, ये चाहिए आपका। और अब इसको एक मिनट, इसको ऐसा लिखें 1 माइनस PT बाई P0। और अब इसको अरेंज करें तो ये हो गया P0 A और यहां क्या हो जाएगा P0 A माइनस ये क्या PT है ना बराबर ये 1 माइनस XA। कोई दिक्कत? अब P0 A अब PT क्या है, ये तो हो गया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया ना ये, है ना। तो P0 A माने वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है ना। क्योंकि जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो गया तो PT किसके बराबर हो गया, PT PS के बराबर हो गया। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो गया वही ना PT हो गया। तब P0 A माइनस PT बाई P0 यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर 1 माइनस XA। और 1 माइनस XA को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखते हैं ना कि XA प्लस XB बराबर 1। तो XB बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं XB लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है नहीं। तो हम लोग इस फॉर्म से इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत? अब जरा यहां पे हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देख लें, सही नहीं। तो जैसे कि हम लोग जो सॉल्यूशन लिए उसमें दो कंपोनेंट था, हम लोग जो सॉल्यूशन लिए उसमें दो कंपोनेंट था A एंड B, समझे नहीं। और अब फिर से लौट आते हैं वहीं, ये हम मान रहे हैं A भी वोलाटाइल और B भी वोलाटाइल। तो A भी वेपर में बदलेगा और B भी वेपर में बदलेगा। तो A भी प्रेशर लगाएगा और B भी प्रेशर लगाएगा। अब A कितना प्रेशर लगाएगा है, A कितना प्रेशर लगाएगा, तो ये रॉड साहब बताए कि A प्रेशर लगाया कितना XA इंटू P0 A और B कितना लगाएगा, तो पार्शियल प्रेशर B का XB इंटू P0 B। ये तो रॉड्स बताया, लेकिन इसी तरह का अब इस गैसियस फॉर्म में A कितना प्रेशर लगा रहा है, B कितना प्रेशर लगा रहा है, ये निकालने का तरीका हम लोग को डाल्टन साहब भी बताए, है ना। तो डाल्टन साहब क्या बताए कि अगर ये गैसियस मिक्सचर की तरह ट्रीट करें इस वेपर को तो A का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर A का कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन A का। लेकिन इस पर मोल फ्रैक्शन A का कहां, लिक्विड में नहीं वेपर फॉर्म में, है ना। तो इसको हम लोग इससे अलग दिखाने के लिए यहां पर कुछ निशानी लगा दिए। अब पढ़े मोल फ्रैक्शन A का यानी X प्राइम A या X डैश A जो पढ़िए इंटू टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का इंटू PS। ठीक उसी तरीका से B कितना प्रेशर लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो ये आपका हो जाएगा X डैश
बी इंटू पी एस। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ए का है कहा, इन वेपर फेज। ये एक्स डैश बी मोल फ्रैक्शन है बी का कहा, वेपर फेज। और ये पी एस से क्या दिखा रहे हैं, वही जिसको पीटी अभी हम लोग लिख रहे थे, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का है, ये टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, उसी को पीएस दिखा रहे हैं, उसी को पीटी से आप दिखा सकते हैं, आपको जैसे मन हो दिखाइए। तो ये चीज आपका है, यानी यहां इस सॉल्यूशन में ए कितना प्रेशर लगाएगा, बी कितना प्रेशर लगाएगा, ये पता करने का हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता रॉल्स के द्वारा दिया गया है और एक रास्ता डाल्टन के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? अरे अब मान लिया जाए एक रास्ता आप भी दे दिए, आप भी एक रास्ता दे दिए है कि ए कितना प्रेशर लगाएगा, बी कितना प्रेशर लगाएगा, ये निकालने का एक तरीका आप भी बता दीजिए, बता दिए। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए तीन रास्ता हो गया, एक रॉल्स लॉ के द्वारा ये रास्ता, डाल्टन के द्वारा ये रास्ता, एक रास्ता आप बता दिए। तो क्या अलग अलग रास्ता का यूज करके हम लोग ए का और बी का जब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो क्या उसका वैल्यू अलग अलग आएगा? क्या ऐसा होगा कि डाल्टन रॉड्स के हिसाब से निकालेंगे तो ए का पार्शियल प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा और डाल्टन साहब के हिसाब से निकालेंगे तो ए का पार्शियल प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? ये जो यहां पर प्रेशर लगा रहा है, क्या वो रॉल्स लॉ और डाल्टन लॉ और आपका लॉ पढ़ के लगा रहा है? नहीं ना, उसको तो जितना प्रेशर लगाना है वो तो लगा ही रहा है, आप ना अपने हिसाब से नियम को बना रहे हैं। यानी क्या ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर हमेशा सेम रहेगा किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, किसी दिए हुए सॉल्यूशन के लिए, है ना। अब उसको आप रॉल्स लॉ की मदद से निकाल लीजिए, डाल्टन लॉ की मदद से निकाल लीजिए, या आप जो खुद का लॉ बनाए हैं उसकी मदद से निकाल लीजिए, जैसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कंबाइन कर देते हैं रॉल्स लॉ और डाल्टन लॉ का। कंबाइनिंग रॉल्स एंड डाल्टन लॉ, रॉल्स और डाल्टन लॉ को कंबाइन कर देते हैं। एक तरफ रॉल्स लॉ और एक तरफ डाल्टन लॉ। तो रॉल्स के हिसाब से ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और डाल्टन के हिसाब से तो कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स ए आपका डाल्टन के हिसाब से कितना है, इतना है। तो लिख दें एक्स ए एक्स प्राइम ए इंटू पी टी या पी एस, जो लिखना है लिखिए, और ये आपका एक्स बी इंटू पी नॉट बी के लिए, और ये हो गया एक्स प्राइम बी और इंटू क्या, पी टी या पी एस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर और ये मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। वही चीज आप यहां भी कर सकते हैं, सही नहीं। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। अब इसका यूज करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सही नहीं। इसका यूज करते हुए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सही नहीं। आइए हम लोग देखें। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.8 है ना। तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। 350 केल्विन में बात किया जा रहा है, किस टेम्परेचर में बात किया जा रहा है, 350 केल्विन पे बात किया जा रहा है। ठीक है, ये चाहिए आपका, दो लिक्विड है आपके पास, ए है और कौन है, बी है। इन्हीं दोनों को मिला के आप सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं। ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर ए का, यानी ये दिया हुआ है पी नॉट ए
ये दिया हुआ है 450 mmHg और B का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 700 mmHg। कोई दिक्कत? अब कह रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का आपको कंपोजिशन पूछ रहा है, यानी क्या लिक्विड मिक्सचर में A का मोल फ्रैक्शन कितना है, B का मोल फ्रैक्शन कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। अगर टोटल प्रेशर 600 mHg दिया हुआ है ना, टोटल प्रेशर यानी PT या PS जो लिखना है लिखिए ना साहब, PT दिया हुआ है 600 mmHg। तो आइए हम लोग इसका यूज करें और बनाए हम लोग। तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि टोटल प्रेशर PT बराबर मोल फ्रैक्शन A का इंटू P नॉट A प्लस XB इंटू P नॉट B। PT कितना दिया हुआ है 600 बराबर मोल फ्रैक्शन A का ये रहने देते हैं, P नॉट A कितना दिया हुआ है 450 प्लस XB तो मोल फ्रैक्शन B का हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P नॉट B कितना दिया हुआ है 700। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 600 इज इक्वल टू 450 मोल फ्रैक्शन A का प्लस 700 माइनस 700 XA, ऐसा वो लिख सकते हैं। इधर इसको लेते आए तो घट जाएगा, कितना हो गया -100 बराबर ये कितना हो गया आपका, ये इससे ये घटेगा तो -250 XA है ना। अब तब क्या लिख सकते हैं XA बराबर 100/250 यानी कितना 2.5 कितना हो गया आपका, ये 0.4 हो गया। तो ये मोल फ्रैक्शन A का आ गया। तो मोल फ्रैक्शन B का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये नहीं लिखे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ B की जगह पे इतना ही ना, अर्थात 1 माइनस 0.4 यानी कितना हो गया 0.6 हो गया। तो ये निकल गया कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का, यानी लिक्विड के अंदर इसका 0.4 मोल फ्रैक्शन है और B का 0.6 मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज का भी कंपोजिशन पूछ रहा है। तो आइए हम लोग वो फॉर्मूला यूज करें, कौन सा, जिसमें हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो ए के लिए यूज करें तो रॉल्ड्स लॉ के हिसाब से ए का प्रेशर XA इंटू P नॉट A और डाल्टन साहब के हिसाब से X प्राइम A या X डैश A जो पढ़िए इंटू PT या PS जो लिखिए, है ना। अब XA तो पता है हम लोग को, कितना पता है 0.4 और P नॉट A कितना है 450। ठीक है, बराबर X प्राइम A ये तो निकालना है इंटू PT, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है ना। तो X डैश A बराबर 0.4 इंटू 450 बाई 600, मतलब कैंसिल कीजिए 4 3 और ये आपका 0.1 तो कितना हो गया आपको, ये 0.3 हो गया। तो ये निकल गया मोल फ्रैक्शन A का। कहां निकला मोल फ्रैक्शन A का, वेपर फेज में, और ये कहां निकला सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर। और अब B का चाहे तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं और नहीं तो यूज कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B का वेपर फेज में इन दोनों का जोड़ 1 होना है।
तो मोल फ्रैक्शन बी का ये कितना आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3 यानी ये हो जाएगा 0.7। तो ये इस तरह से हम लोग काम करेंगे। इस पर और भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेके, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उसको जरूर बनाएं, और बार बार कर रहे हैं आप पीछे का वीडियो देखेंगे तभी आगे का वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू।